हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लेबोरेटरी रेफरेंसेस। नॉर्मल लैब वैल्यूज क्या होती है? एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है, नॉर्मल वैल्यू के ऊपर। तो सारी की सारी नॉर्मल वैल्यूज किसकी कितनी होती है वो आज हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हम पहले भी कर चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की जो हमने क्लासेस की हैं तो उनमें हम नॉर्मल रेंज कर चुके हैं। जो सोडियम होता है दैट इज द मेन कैटायन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मेन कैटायन होता है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है दैट इज 135 टू 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर। जो पोटेशियम होता है दैट इज द मेजर कैटायन इन द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो पोटेशियम होता है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर होता है और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है दैट इज 3.5 टू 5 मिली इक्वलेंट पर लीटर। उसके बाद जो कैल्शियम है उसकी जो नॉर्मल रेंज है दैट इज 8.5 टू 10 mg पर डीएल। अगर कोई पूछे तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सबसे ज्यादा होता है, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है तो हम लिखेंगे कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है बॉडी के अंदर। तो ये नॉर्मल वैल्यू पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल रेंज कितनी होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। जो ब्लड होता है दैट इज द 8% ऑफ बॉडी वेट। 8% होता है ब्लड जो होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा एंड सेल। जो 55% पार्ट होता है ब्लड का दैट इज प्लाज्मा, और जो 45% पार्ट होता है ब्लड का दैट इज सेल। 55% में जो प्लाज्मा होता है, 7% जो होती है वो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होती है, 91% प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है, और जो 2% है वो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। प्रोटीन जो होती है वो मोस्टली प्लाज्मा के अंदर जो सबसे ज्यादा मिलती है, सबसे अबंडेंट होती है, दैट इज द एल्बुमिन। 54% जो होती है प्लाज्मा के अंदर वो एल्बुमिन होती है, 34% जो होती है वो ग्लोबुलिन होती है। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन होती है, इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। जो एल्बुमिन होती है वो क्या करती है, ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। और जो एल्बुमिन होती है दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर। लीवर जो होता है वो एल्बुमिन को सिंथेसाइज करता है। तो जो लीवर डिजीज होती है उन केसेस में जो एल्बुमिन होती है वो लीवर के अंदर सिंथेसाइज नहीं होती, और जिसकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, और जो पेशेंट है उसको, लीवर डिजीज के अंदर जो पेशेंट है उसको एसाइटिस हो जाता है या अडीमा हो जाता है बॉडी में। उसके बाद अदर जो अगर कॉन्सिक्वेंट देखें इसके अंदर क्या क्या होते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, नाइट्रोजनस गैसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस जो प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हैं। तो ये सारे के सारे अदर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितना होता है, मेल के अंदर जो नॉर्मल रेंज है दैट इन 13.5 टू 17 ग्राम पर डीएल। जो फीमेल के अंदर नॉर्मल रेंज होती है दैट इज 11.5 टू 16 ग्राम पर डीएल। जो हिमेटोक्रिट होता है दैट इज द रेड ब्लड सेल मास, आरबीसी का मास वॉल्यूम कितनी है तो उसको हम बोलते हैं हिमेटोक्रिट। मेल के अंदर 40% से लेके 51% तक होता है, और फीमेल के अंदर 34% से 48% तक जो होती है वो नॉर्मल रेंज होती है हिमेटोक्रिट की। हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनीमिया बोलते हैं, जब एचबी का लेवल कम हो जाता है। तो नॉर्मली जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसमें अगर एचबी है वो 11 से कम है तो हम अनीमिया कंसीडर करते हैं। नॉन प्रेग्नेंट में अगर 12 से कम है तो उसमें हम अनीमिया बोलेंगे, अगर 12 से एचबी कम है। अंडर 5 जो चिल्ड्रंस हैं उनमें भी अगर 11 से कम एचबी है तो हम अनीमिया कंसिडर करते हैं। और जो बच्चे हैं वो 5 टू 12 इयर्स की जो एज के बच्चे हैं उनमें अगर 11.5 से कम है तो अनीमिया बोलते हैं। और 12 से लेके आगे जो बच्चे हैं 14 इयर्स तक के, उनमें अगर 12 से एचबी कम है तो हम अनीमिया कंसिडर करते हैं। मेल के अंदर जो है एचबी अगर 12 से कम है तो हम अनीमिया कंसिडर करेंगे। तो अलग अलग होता है अनीमिया। आपको मोस्ट कॉमनली आपको याद रखना है, प्रेगनेंसी के अंदर कितना होता है, 11 से कम है तो हम अनीमिया बोलते हैं। और नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में फीमेल में अगर 12 से कम है तो हम अनीमिया कंसिडर करते हैं। जो आरबीसी होती है उसकी नॉर्मल रेंज 4.5 टू 6 मिलियन पर
क्यूबिक एमएम होती है, नॉर्मल जो आरबीसी होती है। आरबीसी के नंबर अगर कम होंगे तो एचबी भी कम होता है, तो अनीमिया हम बोलते हैं। और अगर आरबीसी के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको हम पॉलीसाइथीमिया वेरा बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी जो नॉर्मल होती है वो 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम होती है। इसमें न्यूट्रोफिल अगर देखें तो 60 to 70% होते हैं। लिम्फोसाइट हैं वो 20 to 25% होते हैं। मोनोसाइट हैं वो 3 to 6% आपको मिलेंगे। योस्नोफिल्स हैं वो 2 to 4%, और जो बेसोफिल्स हैं वो 0.5 to 1% जो होते हैं वो नॉर्मल रेंज में होते हैं। डब्ल्यूबीसी के अगर नंबर कम हो जाते हैं तो हम उसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं, और अगर नंबर है वो इंक्रीज हो जाते हैं तो दैट इज नोन एज द ल्यूकीमिया। जो ल्यूकीमिया होता है, ब्लड कैंसर को भी हम ल्यूकीमिया बोलते हैं, जिसमें क्या होता है जो डब्ल्यूबीसी है उसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद प्लेटलेट जो नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट्स की, दैट इज 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम जो होती है नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स के नंबर अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, और प्लेटलेट के नंबर अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी के नंबर अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। लेकिन ल्यूकीमिया में भी डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो नंबर जो होते हैं उसके राइज कर जाते हैं। साइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज होना, और पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज होना। तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, अगर नंबर जो है प्लेटलेट्स के 1.5 लाख से कम है तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, 4.5 लाख से अगर ज्यादा हो गए हैं तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। जो प्लेटलेट्स होते हैं उसके नंबर किस में डिक्रीज हो जाते हैं, आपने पता होगा आपको, डेंगू में जो प्लेटलेट्स हैं उसके जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है कोगुलेशन स्टडीज। कोगुलेशन स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले एपीटीटी आता है, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, जो एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ये हम मेजर करते होते हैं स्क्रीन आउट करने के लिए। जो कोगुलेशन हमारे फैक्टर होते हैं, 13 फैक्टर होते हैं कोगुलेशन के, तो कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी हो रखी है या कौन से फैक्टर का इनिबिशन हो रखा है वो स्क्रीन करने के लिए हम एपीटीटी करते हैं। तो एपीटीटी जो होता है वो फैक्टर 7 और 13 को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है उनको स्क्रीन आउट कर देता है। दूसरा क्या है एपीटीटी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेशेंट अगर हिपैरिन थेरेपी के ऊपर है, हेपरिन थेरेपी के ऊपर कोई भी पेशेंट है, तो अगर उसकी इफेक्टिवनेस को हमने मॉनिटर करना है, हेपरिन थेरेपी की इफेक्टिवनेस को हमें मॉनिटर करना है, तो उस केस में भी हम पेशेंट का क्या करते होते हैं, एपीटीटी करवाते होते हैं पेशेंट का। कोई भी पेशेंट है अगर उसका एपीटीटी अगर रेज हो रखा है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, कोई भी पेशेंट है वो हेपैरिन थेरेपी के ऊपर है उसका इंक्रीज हो जाता है, या कोई भी पेशेंट है लीवर डिजीज का पेशेंट है उस केस में ये इंक्रीज हो जाता है, या फिर कोई पेशेंट है लीवर डिजीज के अलावा जो एपीटीटी है वो और किस में इंक्रीज होगा, लीवर डिजीज के अंदर। अगर कोई पेशेंट है हीमोफीलिया का पेशेंट है उस केस में भी ये क्या करता है, एपीटीटी जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और वहां पे हमें ब्लीडिंग प्रिकॉशंस रखनी होती है अगर एपीटीटी इंक्रीज हो जाता है। तो कोई भी पेशेंट है वो हेपैरिन थेरेपी पे है तो उसका एपीटीटी जो होता है नॉर्मली हम मेजर करते हैं इफेक्टिवनेस देखने के लिए कि हेपैरिन थेरेपी की इफेक्टिवनेस कितनी है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई पेशेंट हिपैरिन थेरेपी पे है तो हेपरिन थेरेपी पे आप पेशेंट का इनमें से कोगुलेशन स्टडी में से कौन सा टेस्ट आप करोगे, तो एपीटीटी करते होते हैं हेपैरिन के लिए। उसके बाद हमारा आता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर। जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, आईएनआर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो हम कोई भी पेशेंट वारफेरिन थेरेपी पे है तो उसके इफेक्ट को मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम पेशेंट का देखते हैं, और अगर इफेक्टिवनेस देखनी है हमें वारफेरिन थेरेपी की तो आईएनआर करेंगे। तो कोई पेशेंट अगर वारफेरिन थेरेपी पे है तो उसका आईएनआर करते हैं, और कोई पेशेंट अगर हेपैरिन थेरेपी पे है तो उसका एपीटीटी हम मॉनिटर करते होते हैं कितना है। इसके अलावा एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है दैट डिपेंड अपॉन द विटामिन के।
विटामिन के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इसीलिए डाइट का ध्यान रखना होता है। अगर कोई पेशेंट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा ले रहा है तो उस केस में क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो कम हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या करता है, ये हमें बताता है क्लोट फॉर्मेशन के बारे में कि क्लोट कितने टाइम में बन रहा है। तो कोई भी पेशेंट है अगर वो ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहा है तो ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन के होती है, और विटामिन के क्या करती है, कोगुलेशन में हेल्प करती है। तो जो क्लोट होगा वो जल्दी बनेगा। इसका मतलब कि जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो नॉर्मल से कम हो जाएगा अगर कोई पेशेंट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहा है। तो जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो जल्दी होएगी। तो कोई भी अगर कोगुलेशन डिसऑर्डर है किसी पेशेंट को तो उस केस में हमें जो है वो ध्यान रखना होता है पेशेंट का कि कोई पेशेंट है उसकी डाइट कैसी है या विटामिन के का लेवल कितना है। इसके बाद हमारा आता है बीटी, ब्लीडिंग टाइम 3 to 7 मिनट्स नॉर्मल होता है। क्लोटिंग टाइम जो है वो 11 to 15 सेकेंड जो होता है वो नॉर्मल रेंज में होता है। उसके बाद हमारे आते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट में हमारा आता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है वो नॉर्मली 7 to 20 mg पर डीएल होता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज 7 to 20 mg पर डीएल। इसमें हम करते होते हैं सीरम क्रेटिनिन लेवल चेक करते होते हैं। ये 0.6 to 1.2 mg पर डीएल होता है। ये एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो सीरम क्रेटिनिन होता है ये किडनी फंक्शन का सबसे मेन इंडिकेटर होता है। अगर हमने किडनी फंक्शंस को असेस करना है किसी का तो उसका हम सीरम क्रेटिनिन करवाना है। सीरम क्रेटिनिन की वैल्यू देख के हमें पेशेंट का पता लग जाता है कि जो पेशेंट है उसके किडनी फंक्शंस कैसे है। तो दिस इज द स्पेसिफिक इंडिकेटर फॉर द किडनी फंक्शंस ऑफ द पेशेंट। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई पेशेंट है उसके हमने आरएफटी करवाए हैं तो अगर उनके किडनी फंक्शन को असेस करना है तो सबसे मेन इनमें क्या है, तो सीरम क्रेटिनिन जो होता है वो स्पेसिफिक इंडिकेटर माना जाता है किडनी फंक्शंस को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान रखनी है सीरम क्रेटिनिन के बारे में। उसके बाद हमारा आता है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में हम क्या करते हैं, टोटल बिलीरुबिन का लेवल चेक करते हैं। इसमें जो टोटल बिलीरुबिन का लेवल है लीवर के अंदर 0.3 to 1.2 mg पर डीएल होता है ब्लड में। दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होता है 0.1 to 0.4 mg पर डीएल होता है। जो इनडायरेक्ट होता है दैट इज 0.2 to 0.8 mg पर डीएल होता है। एल्बुमिन अगर हम देखें, बिलीरुबिन जब बढ़ जाता है तो उसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, ये आगे जॉन्डिस करेंगे हम डिटेल में। एल्बुमिन जो होती है दैट इज नॉर्मली 3.5 to 5 ग्राम पर डीएल होती है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज एएसटी दैट इज 10 to 42 यूनिट पर लीटर। एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज एएलटी जो होता है एएलटी दैट इज 10 to 40 यूनिट पर लीटर जो होता है नॉर्मल होता है। ये एएसटी और एएलटी की जो होती है वो हम रेशियो देखते होते हैं। एएसटी और एएलटी की रेशियो कितनी है, तो लीवर डिजीज में हम आगे डिटेल में करेंगे। तो लीवर डिजीज में हम कौन सी डिजीज है ये असेस करने के लिए एएसटी एएलटी की रेशियो देखते होते हैं। जो कि क्या होता है, एएसटी एएलटी की रेशियो अगर एक से ज्यादा है, हायर है, तो उस केस में क्या होता है, लीवर सिरोसिस का पेशेंट है। अगर रेशियो कम होती है तो नॉन अल्कोहलिक डिजीज है। ये आगे हम डिटेल में करेंगे। बाकी यहाँ पे आपको सिर्फ नॉर्मल वैल्यू याद रखनी है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। उसके बाद है ब्लड शुगर। जो फास्टिंग ब्लड शुगर होती है दैट इज 70 to 100 mg पर डीएल। जो रैंडम ब्लड शुगर होती है दैट इज 70 to 125 mg पर डीएल। पोस्ट पेरेंडियल खाना खाने के 2 घंटे बाद करते होते हैं, दैट शुड बी लेस देन 140 mg पर डीएल। उसके बाद एक और है HbA1c करवाते होते हैं। अगर हमें शुगर लेवल पेशेंट का नहीं कंफर्म हो रहा कि पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं है, कभी शुगर नॉर्मल आ रही है कभी शुगर बढ़ी हुई आ रही है, तो उस केस में HbA1c, ग्लाइकोसेटेड हीमोग्लोबिन हम इसको बोलते हैं। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है 4 to 6%। इसमें क्या होता है, जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन होता है इसमें लास्ट 3 मंथ की एवरेज ब्लड शुगर हमें पता लग जाती है। लास्ट 3 मंथ की एवरेज ब्लड शुगर कितनी है।
ये अगर 4 to 6% तक अगर आ रहा है तो ये नॉर्मल है, 6% से अगर ज्यादा है तो पेशेंट डायबिटिक है। उसके बाद हमारा आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो होते हैं इसमें हम देखते होते हैं फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम का मतलब होता है कि नॉर्मली जो पेशेंट है फोर्सफुली कितना बाहर एयर निकाल रहा है विद इन 1 सेकेंड। हम देखते होते हैं कि फोर्सफुली उसने कितना एयर बाहर एक्सेल की है, दैट इज कॉल्ड फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। इफ इट इज मोर देन 70% द पेशेंट इज नॉर्मल, if it is less than 60% the patient has the mild disease, and if it is 40 to 60% moderate disease and less than 40% is the severe disease। जो पीएफटी होता है वो हम सीओपीडी के केसेस में करते होते हैं। अगर किसी को क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, सीओपीडी का पेशेंट है, तो उस केस में हम पेशेंट के जो होते हैं वो पीएफटी कराते हैं। इसके बाद हमारा आता है थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसमें होता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखते हैं कितना है, 0.3 to 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। T3 80 to 180 नैनोग्राम पर लीटर। T4 जो होता है दैट इज 4.6 to 12 माइक्रोग्राम पर डीएल। तो ये नॉर्मल रेंज होती है पीएफटी के अंदर थायराइड फंक्शन टेस्ट। टीएसएच जो होता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म। पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो T3 T4 का लेवल कम होता है लेकिन टीएसएच का लेवल ज्यादा होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है और जो टीएसएच है उसका लेवल जो होता है वो कम होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारा आता है एबीजी वैल्यू, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, जो हम करते होते हैं, पहले भी हम कर चुके हैं। जो मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कोलोसिस हमने किया था, वहां पे हमने की थी। जो नॉर्मल पीएच होती है दैट इज 7.35 टू 7.45। पार्शियल प्रेशर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में 35 टू 40%, 45 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 85 टू 100 mmHg। जो SpO2 होती है, सेचुरेशन होती है ऑक्सीजन की, दैट इज 96 टू 100%। अगर पेशेंट की सेचुरेशन जो होती है 90 से कम हो जाती है, फिर हमें पेशेंट की ऑक्सीजन है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है पेशेंट। उसके बाद बाइकार्बोनेट जो आयन है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है दैट इज 22 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जो लैब वैल्यू होती है अगर आप बुक्स में देखोगे तो बुक टू बुक थोड़ा बहुत जो होता है वो आपको वेरिएशन मिलती है, थोड़ा बहुत वेरी करती है, ठीक है, लेकिन रेंज जो होती है वो नॉर्मल रेंज जो है इतने तक ही होती है। थोड़ी बहुत वेरिएशन आपको बुक टू बुक मिल जाती है। बाद हमारे आते हैं कार्डिक मार्कर्स। तो जो कार्डिक मार्कर्स होते हैं वो हम किस लिए देखते हैं, अगर हमें एमआई को असेस करना है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन तो नहीं पेशेंट को हो रखा है, तो उसको असेस करने के लिए हम क्या करते होते हैं, कार्डिक मार्कर्स चेक कराते हैं। जो कार्डिक मार्कर्स होते हैं, अगर पेशेंट को कोई भी टिश्यू इंजरी हो रखी है या पेशेंट को इस्कीमिया हो रखा है जो एमआई के केस में होता है, तो उस केस में क्या होता है, जो कार्डिक मार्कर्स होते हैं वो रेज हो जाते हैं। तो हमारे जो कार्डिक मार्कर्स होते हैं वो है ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, मायोग्लोबिन एंड द क्रेटेनिन काइनेज। इनकी नॉर्मल रेंज दी हुई है। जो ट्रोपोनिन आई होता है दैट इज 0.01 नैनोग्राम पर एमएल। 4 से 6 घंटे में ये बढ़ना शुरू हो जाता है और 12 टू 24 आवर के अंदर जो है ये पीक पे होता है। 4 टू 7 डेज के अंदर जो वैल्यू है इसकी वो नॉर्मल आ जाती है। ट्रोपोनिन टी जो होता है दैट इज 0.02 नैनोग्राम पर एमएल। इसका जो ऑनसेट है वो 3 टू 4 आवर्स में ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। 10 टू 20 आवर्स के बाद पीक पे होएगा और 10 टू 14 डेज के बाद ये जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। फिर आता है हमारा मायोग्लोबिन। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है दैट इज 10 टू 95 नैनोग्राम पर एमएल। ऑनसेट जो है 1 टू 3 आवर्स में जो है ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और 6 टू 10 आवर्स के अंदर जो है ये पीक पे होता है। सेट क्रेटिनिन काइनेज एमबी जो होता है वो 0 टू 3 नैनोग्राम पर एमएल जो है इसका नॉर्मल लेवल होता है ब्लड के अंदर। क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट स्पेसिफिक कार्डिक मार्कर। मोस्ट स्पेसिफिक कार्डिक मार्कर इनमें से कौन सा होता है, तो जो ट्रोपोनिन आई होता है दैट इज द मोस्ट स्पेसिफिक कार्डिक मार्कर। सबसे स्पेसिफिक कार्डिक मार्कर ट्रोपोनिन आई होता है। सबसे पहले अर्ली रेज होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कार्डिक मार्कर है जो सबसे अर्ली रेज होगा ब्लड के अंदर, तो सबसे अर्ली जो रेज होता है वो होता है हमारा मायोग्लोबिन।
इसका जो लेवल है वो अर्ली रेज्ड होता है, लेकिन स्पेसिफिक हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जो मायोग्लोबिन होता है वो मसल के अंदर भी होता है, और कई बार जो मसल इंजरी होती है उस केस में भी जो मायोग्लोबिन होता है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको स्पेसिफिक मार्कर नहीं कह सकते, लेकिन सबसे अर्ली मार्कर जो होता है ब्लड के अंदर डिटेक्ट अगर हमें करना है तो वो मायोग्लोबिन होता है इन केस ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, तो ये थे हमारे कार्डिक मार्कर्स के बारे में। फिर हमारा आता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो सीएसएफ होता है हमारा ब्रेन के अंदर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? नॉर्मली ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है उसके अंदर। ठीक है, डब्ल्यूबीसी हो सकती है कुछ, तो ग्लूकोज कितना होता है? 40 टू 80 mg पर डीएल होता है। प्रोटीन जो होगी दैट इज 15 टू 45 mg पर डीएल। ऑस्मोलैरिटी देखें अगर इसकी, तो 290 टू 298 मिली ऑस्मोलर पर लीटर होती है ऑस्मोलैरिटी। प्रेशर जो है वो 70 टू 80 mm H2O होता है, और 0 टू 6 जो है WBC के अंदर प्रेजेंट जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो CSF एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो हम क्या करते होते हैं? लंबर पंचर करते हैं पेशेंट का, और जो लंबर पंचर है L3 L4 रीजन में जो हम करते हैं, तो वहां से CSF का फ्लूइड है वो विड्रॉ करते हैं एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो लंबर पंचर से लेते हैं हम इसका सैंपल। फिर हमारा आता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जो ICP होता है हमारा नॉर्मल, वो कितना होता है? 5 टू 15 mmHg। जो आईसीपी होता है वो रेज्ड हो जाता है अगर कोई हेड इंजरी हो जाती है पेशेंट को, तो उस केस में जो आईसीपी है वो बढ़ जाता है। अगर आईसीपी मोर देन 20 अगर आ रहा है तो इसका मतलब जो आईसीपी है वो रेज्ड है। और आईसीपी अगर 40 से ज्यादा है, 40 mmHg से अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब सीवियर जो है वो पेशेंट को सीवियरली आईसीपी जो है वो रेज्ड हो रखा है, पेशेंट को सीरियस कंडीशन है, तो अगर ये 40 से ज्यादा है। फिर हमारा आता है सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो हमारा होता है ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सीपीपी सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो हमारा कैलकुलेट किया जाता है मीन आर्टरियल प्रेशर माइनस आईसीपी। ठीक है, मीन आर्टरियल प्रेशर में से हम क्या करते हैं? आईसीपी जो है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है? सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, अब मीन आर्टरियल प्रेशर हम कैसे निकालते होते हैं? तो मीन आर्टरियल प्रेशर जो है वो हमारा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मीन आर्टरियल प्रेशर कैलकुलेट होता है 2 इंटू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस सिस्टोलिक प्रेशर डिवाइडेड बाय 3। तो इसको हम ऐसे करके जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर कैलकुलेट करके देखें तो मीन आर्टरियल प्रेशर हमारा कितना आएगा? 2 इंटू डायस्टोलिक हमारा कितना होता है? डायस्टोलिक प्रेशर हमारा होता है 80 mmHg। सिस्टोलिक कितना होता है? 120 बाय 3। तो ये हमारा आ गया 160 प्लस 120 बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाता है 280 बाय 3, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 93 पॉइंट कुछ आता है। और जो नॉर्मल मीन आर्टरियल प्रेशर होता है हमारा वो होता है 70 टू 100 mmHg। अगर आ रहा है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, तो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मीन आर्टरियल प्रेशर में से अगर आईसीपी हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर आ जाता है। ठीक है, मीन आर्टरियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 इंटू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस सिस्टोलिक प्रेशर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, एक होता है, कंफ्यूज नहीं होना है मीन आर्टरियल प्रेशर और पल्स प्रेशर में। एक होता है हमारा पल्स प्रेशर, जो पल्स प्रेशर होता है वो होता है हमारा सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक इज 120, डायस्टोलिक इज 80, तो हमारा ये जो है पल्स प्रेशर कितना आएगा? 40 mmHg। ठीक है, ये होता है पल्स प्रेशर, ये है हमारा मीन आर्टरियल प्रेशर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हमारा आता है रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन और द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अगर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं यूरिन का, तो उस केस में हम क्या करते होते हैं? मिड स्ट्रीम सैंपल लेते होते हैं हमेशा, ताकि जो स्टेरिलिटी है वो मेंटेन रहे। हमें स्टेराइल सैंपल की नीड होती है, तो हम अर्ली मॉर्निंग का मिड स्ट्रीम सैंपल जो है वो कलेक्ट करते होते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर यूरिन का हम एनालिसिस करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.005 टू 1.030, पीएच जो है 4.6 टू 8 तक होती है। उसके बाद है सोडियम, इसमें 40 टू 220 मिली इक्विवेलेंट पर 24 आवर ऑफ यूरिन। पोटेशियम देखें तो 24 आवर यूरिन के अंदर 25 टू 125 मिली इक्विवेलेंट
होता है, नाइट्रोजन 10 to 20 ग्राम पर 24 आवर होती है, क्रेटिनिन देखें तो 1 to 2 ग्राम पर 24 आवर होएगा, कैल्शियम देखें तो 0.1 to 0.7 ग्राम पर 24 आवर, प्रोटीन 1 to 15 mg पर DL होगा। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी मिलेंगे 0 to 2 तक, 1 से 2 जो है आरबीसी या डब्ल्यूबीसी जो है वो यूरिन में नॉर्मली मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज आ रही है, यूरिन के अंदर पस आ रही है, यूरिन के अंदर अगर जो है ब्लड आ रहा है, यूरिन के अंदर हमारे बिलीरुबिन आ रहा है, तो दीज आर नॉट द नॉर्मल फाइंडिंग्स, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है। अगर ये चीजें ब्लड के अंदर मिल रही है, यूरिन के अंदर सॉरी आ रही है, तो वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। नॉर्मली जो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होती है ये वैल्यूज दी हुई है। तो ये था हमारा लैब वैल्यूज के बारे में। 1 से 2 क्वेश्चन है, एक तो आता ही आता है लैब वैल्यू पे, तो 2 भी आ सकते हैं क्वेश्चन, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जितनी भी लैब वैल्यूज है वो आपको सारी की सारी लर्न करनी है। इजिली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको लैब वैल्यूज के बारे में पता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।